चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। यानी कि शरीर में आपके किस तत्व की कमी होगी जिसके कारण घेंगा, यानी कि ये गले का एक रोग है जो गले में गांठे के समान या गला सूज जाता है, तो उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी से हमें घेंगा का रोग होगा। तो ऑप्शन ए में नाइट्रोजन की कमी से होगा, ऑप्शन बी में कैल्शियम की कमी से होगा, ऑप्शन सी में फास्फोरस की कमी से होगा, या ऑप्शन डी में आयोडीन की कमी से होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो घेंगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्य प्रणाली का सिद्धांत है वो किस नियम पर आधारित होता है। तो ऑप्शन ए में फैराडे का नियम, ऑप्शन बी में हुक का नियम, ऑप्शन सी में न्यूटन का नियम, या ऑप्शन डी आइंस्टीन का नियम, आइंस्टीन का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी फैराडे के नियम पर वह आधारित होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। जो रडार सिस्टम होता है जिसमें कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है या वो कौन सी तरंगे हैं उनका बताना हो कि कौन सा वो उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में सूक्ष्म तरंगे होती हैं, ऑप्शन बी में इंफ्रारेड तरंगे होती हैं, ऑप्शन सी में इंफ्रासोनिक तरंगे होती है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि वह सूक्ष्म तरंगे होती हैं। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली जो तरंगे होती हैं वो सूक्ष्म तरंगों की एक उदाहरण है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो दोस्तों जो उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड जो घूर्णन गति है वो किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए बैरोमीटर से मापी जाती है, ऑप्शन बी एनीमोमीटर से मापी जाती है, या ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, या डी स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी स्ट्रोबोस्कोप से जो उड़ते हुए विमान हैं उनके चक्के की घूर्णन गति मापी जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा है जो प्लाज्मोडियम परजीवी का एक वाहक है। ऑप्शन ए मच्छर है, बी मक्खी है, सी चूहा है, या ये सभी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए, यानी कि मच्छर हो जाएगा, जो प्लाज्मोडियम परजीवी का एक अच्छा वाहक होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो लोहा होता है उस लोहे पर जंग लगने का किस प्रकार की एक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जो लोहे पर जंग लगती है वो कौन सी अभिक्रिया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में भौतिक अभिक्रिया है, ऑप्शन बी में रासायनिक अभिक्रिया है, ऑप्शन सी में प्रतिवर्ती अभिक्रिया है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि जो लोहे पर जंग लगता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही लगता है, यानी कि रसायनों के माध्यम से इसमें अभिक्रिया होती है जिसमें वायु और नमी के कारण लोहे पर जंग लग जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी है। पृथ्वी की जो घूर्णन की गति है यानी घूमने की गति है वो कितनी होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में 28 किलोमीटर प्रति मिनट होती है, या ऑप्शन बी में 30 किलोमीटर प्रति मिनट होती है, ऑप्शन सी में 36 किलोमीटर प्रति मिनट होती है, या ऑप्शन डी में 50 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 किलोमीटर प्रति मिनट है जो पृथ्वी के घूर्णन गति की स्पीड होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सा वैज्ञानिक है जिसने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए है डार्विन है, ऑप्शन बी मैक्सवेल है, ऑप्शन सी न्यूटन है, ऑप्शन डी जॉनसन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्विन है जो विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो चींटी का डंक होता है उस चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, यानी कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन डी में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन डी में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है जो पाया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मेथेनाइक अम्ल, यानी कि जो चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल को या तो मेथेनाइक अम्ल कहते हैं या फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि अगर लोहे पर जंग लग जाएगी तो लोहे का भार या तो बढ़ेगा या कम होगा या समान रहेगा, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन से देखेंगे कि लोहे का भार क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है कम हो जाता है, बी में बढ़ जाता है, सी में समान रहता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोहे में जंग लगने पर लोहे के भार में लोहे का भार बढ़ जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस यंत्र के द्वारा
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, वो कौन सा यंत्र है जिसको सौर ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा के माध्यम से रूपांतरण करते हैं? तो ऑप्शन ए है फोटोवोल्टिक सेल, या डैनियल सेल, ड्राई सेल, या गैल्वेनिक सेल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फोटोवोल्टिक सेल है जिसको हम सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? ऑप्शन ए में 0 होगा, या -1 होगा, बी में, सी में +1 होगा, या डी 9.8 होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल 0 होता है, यानी बिल्कुल नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कम तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यानी जो तापमान कम होता है उस कम तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर कहेंगे, क्रायोमीटर कहेंगे, या पायरोमीटर कहेंगे, या डी ऑप्शन में टेकोमीटर कहेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वो बी हो जाएगा, यानी कि क्रायोमीटर होता है जो कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के सुनने की, यानी मनुष्य की सुनने की या वो कितनी क्षमता होती है? यानी मनुष्य कितना सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक सुन सकता है, या 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, या 20,000 से अधिक सुन सकता है, या 200 से 20,000 के बीच सुन सकता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच मनुष्य सुन सकता है। यानी नॉर्मल कम से कम तो 20 हर्ट्ज और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निर्वात में लोहा, कागज, पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह को सबसे पहले स्पर्श कौन करेगा? यानी कि इन तीनों को साथ में गिराया जाता है, पहले लोहा को, कागज को और पत्थर को, तीनों को साथ में गिराते हैं तो पहले पृथ्वी पर कौन पहुंचेगा? ऑप्शन ए में देखो, पहले पृथ्वी पर लोहा पहुंचेगा, या भी कागज पहुंचेगा, या पत्थर पहुंचेगा, या तीनों एक साथ पहुंचेंगे, तो कौन पहुंचेगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है यदि निर्वात में गिराए तो कौन पहुंचेगा? इसमें तीनों, यानी लोहा, कागज और पत्थर तीनों साथ पहुंचेंगे। अगर निर्वात में हम लोहे, कागज और पत्थर को एक साथ गिराए या इनके टुकड़ों को गिराते हैं तो तीनों एक साथ पहुंचेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? यानी कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ए क्वार्ट्ज होता है, बी माइका होता है, सी सिलिका होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो सिलिका होता है वो कांच का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? यानी पदार्थ होता है उनका परमाणु सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने दिया गया, किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? ए मैक्सवेल ने दिया, बी पास्कल ने दिया, सी जॉन डाल्टन ने दिया, या डी न्यूटन ने दिया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जॉन डाल्टन ने ही परमाणु सिद्धांत दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन यानी कि जो आपके कपड़े धोती है, कपड़े धोने की मशीन है, धोने की मशीन होती है कि नहीं होती है दोस्तों, सभी के घरों पे होगी। तो वो कपड़े धोने की मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय पर कार्य करती है या अभिकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है? दोनों, यानी अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय दोनों पर कार्य करती है, या इनमें से किसी भी सिद्धांत पर कार्य नहीं करती? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, यानी कि ऑप्शन ए, यानी अपकेंद्रीय बल पर ही वॉशिंग मशीन कार्य करती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? आघूर्ण बल होता है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? ए न्यूटन होती है, न्यूटन मीटर होती है, सी ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड होती है, डी ओम होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि न्यूटन मीटर होती है जो आघूर्ण बल की एसआई इकाई होती है, जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अल्जाइमर रोग यानी कि मानव में होने वाला एक प्रकार का रोग है अल्जाइमर रोग, वो मानव शरीर के किस अंग को, यानी मानव शरीर का कौन सा अंग है जो ये रोग अल्जाइमर है उसे प्रभावित करेगा? यानी कि वो ए ऑप्शन मस्तिष्क को करेगा, बी हृदय को करेगा, सी यकृत को करेगा, या डी फेफड़े को करेगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मस्तिष्क को प्रभावित करेगा। अल्जाइमर रोग है जो मानव के मस्तिष्क को यानी दिमाग को वो प्रभावित करेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्थि मज्जा यानी कि जो हड्डियों के बीच में जो रस होता है, जो मज्जा होता है अस्थि मज्जा, जिसे रुधिर कणिकाओं को निर्माण में
सहायता मिलती है तो इसमें उसको क्या कहते हैं? ए हीमोफीलिया कहते हैं, हेमेटोपाइसिस कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं या पॉलीसीथीमिया कहते हैं। तो दोस्तों उसको क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हेमेटोपाइसिस कहते हैं। जो अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को जो क्रिया को क्या कहेंगे? हेमेटोपाइसिस कहेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य क्या उद्देश्य है? तो जो फ्लोरोसेंट लैंप होती हैं उसमें चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसमें ए ऑप्शन विद्युत धारा को प्रवाह को कम करता है, यानी विद्युत धारा के प्रवाह को कम करता है, या ऑप्शन बी विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाता है, या विद्युत धारा को कम करता है, या प्रतिरोध को कम करता है, ऑप्शन सी में प्रतिरोध को कम करता है, डी प्रतिरोध को बढ़ाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। जो फ्लोरोसेंट होता है, फ्लोरोसेंट होता है, लैंप होता है, वो चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य है विद्युत धारा के प्रभाव को वो कम करता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहेंगे? यानी कि परमाणु क्रमांक तो समान है, बराबर है, लेकिन परमाणु भार है वो अलग अलग है, यानी कि भिन्न भिन्न है। तो उस तत्व को क्या कहेंगे? ए ऑप्शन समभारी कहेंगे, बी ऑप्शन समस्थानिक कहेंगे, सी सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्थानिक कहेंगे, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, उसको समस्थानिक कहेंगे। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की।